है चैप्टर 10। नोट डाउन कर लीजिएगा सभी लोग इसे। चैप्टर 10 इंस्टीट्यूशन एंड पार्टीज ऑफ सूट। सूट किस तरह इंस्टीट्यूट किया जाएगा, कोई भी सिविल वाद जब फाइल किया जाता है तो कैसे किया जाता है और उसमें कौन पार्टीज होते हैं। अब जैसे ये तो बहुत अच्छे से सभी को क्लियर है कि क्या ये पॉसिबल है कि एक ही पार्टी हो, एक ही व्यक्ति का तो कोई डिस्प्यूट हो नहीं सकता है ना। डेफिनेटली दो लोग होंगे, दो पक्षकार होंगे, एक वादी होगा, एक प्रतिवादी होगा, एक प्लेंटिफ और एक डिफेंडेंट। एक व्यक्ति का खुद का प्रॉब्लम है तो उसके लिए तो कोर्ट में नहीं जाया जाएगा, है ना। मीन्स हमारे लिए यहाँ सबसे ज्यादा पहले तो ये मैटर करता है कि सूट है क्या, सिविल सूट होते क्या हैं। तो अब तक तो ऑलरेडी सभी को थोड़ा बहुत समझता है कि सिविल मैटर्स या सिविल वाद, सिविल सूट्स वो होते हैं जो सिविल नेचर के होते हैं। पहली चीज तो सिविल नेचर के क्या, आप लोगों को अगर याद हो तो हम लोगों ने डिस्कस किया था कि सिविल नेचर के सूट कौन कौन से होते हैं। अगर मैं बोलूं कि कास्ट से, कास्ट के क्वेश्चन, अगर कास्ट को लेकर कोई क्वेश्चन अराइज हुआ है तो क्या ये सिविल सूट है? नहीं। पॉलिटिकल पार्टीज को लेकर अगर कोई क्वेश्चन अराइज हुआ है तो क्या वो सिविल सूट है? नहीं। पर अगर मैं बोलूं कि रिडम्पशन का मेरा राइट या फिर प्रियम्पशन का राइट, ये क्या सिविल सूट होगा? मैरिज, दाम्पत्य अधिकारों से संबंधित जो भी केस होंगे क्या वो सिविल सूट होंगे? मूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी, सिविल रॉन्ग, इन सबसे रिलेटेड जो सूट होंगे वो सिविल सूट होंगे। मींस यहाँ पर नेचर, सबसे पहले सिविल सूट के लिए क्या जरूरी है कि वो सिविल नेचर का हो, है ना। सिविल नेचर मतलब व्यवहार प्रकृति का हो। अब व्यवहारिक प्रकृति का पैसों से रिलेटेड, सिविल रॉन्ग से रिलेटेड, सिविल रॉन्ग को लिखिएगा यहाँ पर दुष्कृति। सिविल रॉन्ग से आपका मतलब होता है जिसमें कि इस तरह का कि आप किसी व्यक्ति के सिविल राइट्स का वायलेशन होता है, उससे संबंधित होंगे। तो यहाँ पर इंस्टीट्यूशन में सबसे पहले कि सिविल नेचर का है ये होना जरूरी है। जब भी आप आपके सिनॉप्सिस बनाते हैं तो इंट्रोडक्शन में ये चीज मेंशन करिए कि सबसे पहले जो हमारी नीड है वो ये है कि जो भी सूट होगा वो सिविल नेचर का होगा। ठीक। सेकेंड, अब सूट फाइल कैसे किया जाएगा, उसका इंस्टीट्यूशन कैसे होगा और पार्टीज कौन होंगे। आपका जो सेक्शन आपका जो चैप्टर 10 है वो इसी से रिलेटेड है कि अगर कोई सूट फाइल किया जाता है तो पहली चीज तो हमें क्लियर हो गई कि वो सिविल नेचर का है तो हम सिविल कोर्ट में उसे फाइल करेंगे। पर हम करेंगे कैसे, सबसे जरूरी चीज कि हम कैसे करेंगे उसे फाइल और उसमें कौन पार्टीज होंगे। अब मान लीजिए कि कोई प्लांटिफ है, प्लांटिफ 4 हैं, 4 में से जो एक मेन है उसे ही हमने छोड़ दिया और बाकी 3 लोगों को हमने प्लांटिफ में ले लिया, तो क्या वो सूट फाइल किया जाएगा? मतलब जिसके फेवर में डिक्री की जानी चाहिए उसी का नाम नहीं है, बाकी 3 लोगों का नाम है, तो क्या हुआ यहाँ पर, वो सूट प्रॉपर होगा क्या? मतलब ये सोचिए आप कि ये यहाँ कई इस तरह की चीजें हो सकती हैं जो कि प्रॉपर सूट फाइल करने के लिए जरूरी है और अगर नहीं की जाती हैं तो आपको मिलने वाली डिक्री किसी काम की नहीं है। प्लांटिफ बनाना, प्लांटिफ में डिपेंडेंट बनाना किसे चाहिए था, आपने बना किसी और को दिया, तो क्या आपको जो डिक्री मिलेगा वो आपके किसी काम का है? किराएदार को प्लांटिफ डिपेंडेंट बनाना था, उसके मकान के ऑनर को डिपेंडेंट बना दिया। अब अगर आपको डिक्री ऑनर के अगेंस्ट मिल जाती है तो वो आपको तो चाहिए था किसके बदले कंपनसेशन, या डिग्री आपको चाहिए थी किसके बदले में, उस टेनेंट के बदले में, और आपने यहाँ पर डिपेंडेंट को पार्टी बना दिया, ऑनर को पार्टी बना दिया, तो वो उससे मिलने वाला जो भी केस हो, उससे मिलने वाला जो डिग्री होगा वो आपके किसी काम का है नहीं। तो यहाँ पर जो आपका चैप्टर 10 है वो इसी से रिलेटेड है कि केस, जब कोई भी केस फाइल किया जाता है उसका इंस्टीट्यूशन कैसे है, उसे किस प्रकार से पूरा ड्राफ्ट किया जाएगा और फिर उसमें पार्टीज किन किन को बनाया जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा भी लोग ध्यान देंगे आज क्योंकि ये मेजर पॉइंट है, मीन्स ये बहुत मेजर चैप्टर है आपके सिलेबस का, कि यहाँ अगर आपको समझना है कि डिपेंडेंट कौन है, प्लांटिफ कौन है, इतना तो अब आपको समझ आ गया है कि डिपेंडेंट कौन है, प्लांटिफ कौन है, बट किसे होना चाहिए और किसे नहीं होना चाहिए। और अगर कोई गलत बन जाता है यहाँ, प्रतिवादी या वादी अगर कोई गलत व्यक्ति होता है तो उससे मिलने वाली डिग्री हमारे किसी काम की नहीं है। गलत जगह पर सूट फाइल हो गया है, गलत ज्यूरिसडिक्शन में चला गया है, वहां से मिलने वाली डिग्री आपके काम की नहीं होगी, बाद में उस पर आपत्ति आएगी, क्वेश्चन अराइज होगा। अगर वाद सही ढंग से, जिस तरीके से प्रॉपर नॉर्म्स जो भी बताए गए हैं उसके अकॉर्डिंग नहीं लगाया गया है तो वो खारिज हो जाएगा, डिसमिस हो जाएगा। तो ये सारी छोटी छोटी चीजें कि एक सूट फाइल करने के लिए
कौन कौन सी कंडीशन है जिन्हें देखना जरूरी है। चैप्टर 10 हेडिंग सभी लोग डालेंगे। वादों का संस्थित किया जाना एवं वादों के पक्षकार, इंस्टीट्यूशन एंड पार्टीज ऑफ सूट। देखिए सेक्शन 26 को ऑर्डर 4 के साथ भी पढ़ा जाएगा, क्योंकि आदेश ऑर्डर 1 के साथ, उसके रूल 4 के साथ और कई सारे ऑर्डर्स यहाँ एप्लीकेबल होते हैं, कई सारे रूल्स उन्हीं ऑर्डर्स के एप्लीकेबल होते हैं। नॉमिनल से ऐसी कई चीजें होती हैं जहाँ छोटी छोटी चीजें डायरेक्टली ऑर्डर के साथ और रूल्स के साथ डिस्क्राइब की गई हैं सेक्शंस के 26 के अलावा, क्योंकि यहाँ जरूरी है कि चीजों को समझा जाए। CPC says that every suit shall be instituted by the presentation of a plant or in such other manner as such by prescribed. Subsection 2 provides that in every plant facts shall be proved by affidavit. यहाँ पर 2-3 चीजें सभी को नोट डाउन करना है। कुछ चीजें पहले 1999 में जो अमेंडमेंट हुआ है CPC में, उसके बाद जो प्रोसीजर है किसी भी सूट को इंस्टीट्यूट करने का, उसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं। उसमें सबसे पहला है आपका कि जब 26 का 1 क्या बोलता है कि जब भी कोई प्लांट फाइल किया जाता है तो उसे प्रॉपर मैनर में होना चाहिए। हर वाद पत्र को इस प्रकार लगाया जाए जैसा कि विहित, प्रिस्क्राइब्ड से मतलब है कि जैसा कि बताया गया है। यस हेलो, कोई कुछ बोला? आपकी आवाज बहुत कट रही है मैम, आपकी आवाज बहुत कट रही है। बेटा आज थोड़ा नेटवर्क का इशू है, मैं अभी आई और मुझे पता चला कि आज प्रॉपर लेक्चर नहीं हो पा रहे हैं, थोड़ा नेटवर्क का है प्रॉब्लम। बट अब डिले भी करूंगी तो कुछ मतलब नहीं है। हम लोग अगर ये सोचें कि बाद में लेक्चर लें तो हो सकता है दिन में तो और प्रॉब्लम जाता है, सुबह सुबह तो फिर भी थोड़ा नेटवर्क रहता है। ठीक है मैम। देखिए हम लोग रिपीट कर लेंगे, अगर आप लोगों को नहीं समझ में आएगा तो इस लेक्चर को रिपीट कर लेंगे फिर किसी दिन, ठीक है? तो अभी तो जितना समझ आता है उतना समझिए, थोड़ा सा है वॉइस का इशू। देखिए यहाँ प्रिस्क्राइब्ड जो वर्ड है इसका मतलब होता है कि जैसा कि एक्ट में बताया गया है ना। अब एक्ट में जो बताया गया है पहले में और अभी में 1999 में जो एक्ट में अमेंडमेंट हुए हैं उसके बाद से कुछ चीजों में चेंजेस किए गए हैं। और जैसे कि पहले केस जब फाइल किया जाता था तो सिर्फ एक कॉपी लगाई जाती थी। जैसे कि आपने एक ड्राफ्टिंग कर लिया है, आपका जो भी केस है उसका आपने ड्राफ्ट किया है, उसका एक कॉपी वाटर लाइन, ग्रीन कलर का पेपर सभी समझते हैं ना, ग्रीन कलर का वाटर लाइन पे केस फाइल किया जाता था। पहले 2 कॉपी नहीं लगानी होती थी, आज की डेट में कंपलसरी होता है कि अगर आपको एक एप्लीकेशन भी लगानी है या कोई भी आप सिविल सूट फाइल करते हैं तो प्रॉपर एक सेट आपका है, उसके साथ एज इट इज एक और कॉपी आप उसको फाइल करेंगे। ये अमेंडमेंट हुआ है 1999 में। इसी तरह सब सेक्शन 2 में भी अमेंडमेंट किया गया है कि किसी भी प्लांट को जब फाइल किया जाता है, आवाज आ रही है सभी को? आ रही है मैम, अब आ रही है। ओके। किसी भी प्लांट को जब फाइल किया जाता है, जब भी कोई वाद हम किसी सिविल न्यायालय में लगाते हैं तो पहली चीज की वो 2 कॉपी में होगा, ठीक। सेकंड, एफिडेविट, जो भी पक्षकार हैं उसके शपथ पत्र के बगैर कोई केस फाइल नहीं किया जाएगा। पहले ये कंपलसरी नहीं होता था, आज की डेट में बहुत कंपलसरी है कि अगर कोई छोटा केस हो, बड़ा केस हो, कैसा भी हो, प्लांटिफ का जब तक एफिडेविट नहीं है, और ये छोटी चीज नहीं है, इस चीज को इसलिए जरूरी समझिएगा कि मान लीजिए कोई केस लगाया गया है, प्लांटिफ किसी को किसी से, मान लीजिए किसी को किसी से दुश्मनी है या कोई ऐसी चीज है कि आपके तो नॉलेज में भी नहीं है और किसी ने, वकील ने ही आपके नाम पे कोई केस लगा दिया। अब अगर एफिडेविट है तो इस तरह की चीजें नहीं हो सकती है ना। आपको पता है कि आपके उस केस में एक एक लाइन क्या लिखा गया है, आपने उसे अपने एफिडेविट से सत्यापित किया है, वेरीफाई किया है। और यहाँ पहले ये चीजें कंपलसरी नहीं थी, इसीलिए 1999 में इस तरह की जो भी
मैला प्रैक्टिसेस या एक्ट है उसे रोकने के लिए इस तरह का एक्ट किया गया, ये अमेंडमेंट किया गया। तो यहाँ जरूरी हो जाता है ये दो चीजें, पहला 26 का 1 और 2। फिर प्रिपेयरिंग द प्लान, चूजिंग द प्रॉपर प्लेस ऑफ सूइंग। अब चूजिंग में ऐसा तो नहीं है कि हमारे पास ऑप्शन है, ऐसा है क्या कि मैं कहीं भी लगा दूं? नवनीत कहाँ लगाऊंगी फिर मैं? चूजिंग द प्रॉपर प्लेस ऑफ सूइंग। तो ये ऐसा तो कहीं भी नहीं लिखा है कि मेरा मन मर्जी हो वहां मैं लगा दूं। अब इसके लिए क्या है, जो जुरिस्डिक्शन में आता है वहां, ठीक। फिर होता है प्रेजेंटेशन ऑफ द प्लान। प्रेजेंटेशन मैंने जैसे आप लोगों को बताया, और ये प्रैक्टिकल चीजें मैं आपसे शेयर कर रही हूँ कि कोर्ट में एक प्रेजेंटेशन का बहुत बड़ा ऑफिस बना हुआ होता है। वहां पर जाकर जब हम किसी केस को, ड्राफ्टिंग हो चुका होता है, उसके साथ पूरे डॉक्यूमेंट्स जो लगाने हैं वो लग चुके होते हैं, आपका जो कोर्ट फीस है स्टैम्प, वो उसके साथ एफिडेविट और प्रॉपर आपका बंच, जितने डॉक्यूमेंट्स जो भी एविडेंस के पेपर्स उसमें लगाए जाने हैं, आपको सबका फोटोकॉपी कंप्लीट आपका जब बंच हो जाता है, फिर उसके साथ एक और चीज अभी आपको बता देती हूँ, इसके साथ एक वो भी लिखिएगा, एक केस का नाम भी लिख लीजिएगा इसमें, सुरेश कृष्ण पाटिल वर्सेस शंकरप्पा बालकुंदरी 1983। ये आपका एक मतलब जैसे क्या होता है, सभी को पता है कि कोर्ट में केस एडवोकेट फाइल करते हैं, है ना, कोई भी लीगल अथॉरिटी होगा जिसके थ्रू फाइल किया जाता है। सिविल कोर्ट में, सिविल सूट में अगर मैं चाहती हूँ कि मेरे पास डिग्री नहीं है, मैं लॉयर नहीं हूँ और मैं अपना केस खुद लड़ना चाहती हूँ, तो क्या ये पॉसिबल है? कोई जानता है इस बारे में? क्या ये हो सकता है कि मैं अपना खुद सिविल सूट फाइल कर लूँ? अगर पक्षकार स्वयं चाहे, प्लांटिफ खुद चाहे कि वो उसका खुद केस खुद फाइल करना चाहता है तो वो कर सकता है, ठीक है। अगर वो नहीं करता है और किसी लॉयर को उसके लिए अपॉइंट करता है, तो लॉयर के लिए लॉयर का एक पावर लगाया जाता है, उस पावर में उसके साइन होंगे और यहाँ पर प्लांटिफ के साइन होंगे, और उसके बाद ये कंप्लीट सूट माना जाएगा, पूरा आपका ड्राफ्टिंग कंप्लीट माना जाएगा। और जो केस मैंने लिखवाया है, अगर यहाँ पर कोई एडवोकेट नहीं है या एडवोकेट है और उसके साइन नहीं है, तो ये केस उससे रिगार्डिंग है कि उस बिहाफ पर किसी भी केस को हम ये नहीं मान सकते कि वो केस प्रॉपर पुट अप नहीं किया गया है। जो केस अभी आपने लिखा है सुरेश कृष्ण चंद्र जी, ये इसी से रिलेटेड है कि अगर मान लीजिए कि किसी पावर पे, उसे वकालतनामा बोला जाता है, वकालतनामे पे वकील पत्र बोला जाता है, पावर बोला जाता है, तो उस पर अगर किसी एडवोकेट के सिग्नेचर नहीं है, तो सिर्फ सिग्नेचर नहीं हो जाने से वो केस डिसमिस नहीं होगा, है ना। और इवन समटाइम्स ये भी होता है कि अगर कोई व्यक्ति खुद अपना केस, खुद से मतलब है प्लांटिफ खुद अपना केस फाइल करना चाहे विदाउट एनी एडवोकेट, तो वो भी कर सकता है। तो यहाँ पर मेंशन क्लियरली किया गया है कि कोई पक्षकार खुद भी अगर चाहता है तो वो अपना केस फाइल कर सकता है, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? फिर प्रेजेंटेशन ऑफ द सूट। अब प्रेजेंटेशन के लिए इससे पहले हम हाँ, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए मैं आज कहना चाहूंगी कि मैंने एक अलग से प्रॉपर, आप लोगों को पीपीटी में इतनी चीजें नहीं आ सकती, इसलिए मैंने एक प्रॉपर नोट्स काइंड ऑफ बनाए हैं, वो मैं आज ही आप लोगों को शेयर करूंगी इस पर्टिकुलर इससे रिलेटेड। आपका जो सूट और इंस्टीट्यूशन वाला पार्ट है इससे रिलेटेड, तो मैं आज ही आप लोगों को शेयर कर दूंगी, आप लोग उससे पढ़िएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा, है ना। कहाँ थे हम लोग? ऑर्डर सेक्शन 26 एंड ऑर्डर 4। देखिए यहाँ पर ये क्लियर करते हैं कि कितनी चीजें ऑर्डर 4 के साथ रूल 1 और ये चीजें क्लियर करती हैं कि किस किस तरह से सूट फाइल किया जाएगा। तो यहाँ पहले तो ये चीज आप समझ लीजिए कि कोई अगर किसी को ये कंफ्यूजन है कि 26 और ऑर्डर 4 साथ साथ चल रहे हैं, तो यस, क्योंकि 24 में हमें सिर्फ बताया गया है कि इंस्टीट्यूशन किस तरह से होगा, उसका पूरा प्रॉपर एग्जीक्यूशन ऑर्डर 4 में बताया गया है। इसी तरह ऑर्डर 7 में भी पूरी प्रोसेस बताई गई है कि कोई भी सूट किस तरह से फाइल किया जाता है या होता क्या है। तो यहाँ पर ऑर्डर और सेक्शंस समटाइम्स पैरेलल चलते हैं, उसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है ना। तो ऑर्डर 4 का रूल 1, every suit shall be instituted by presenting a plant in duplicate to the court of such officer as its appoints in this behalf.
आपका 2 कॉपी में सूट वहीं फाइल किया जाएगा जहां कर सकते हैं, उसे प्रॉपर कंपाइल किया जाएगा। ऑर्डर 6 और 7, तो मैंने जैसे कहा कि ऑर्डर 6 और 7 भी यहाँ पैरेलल चलेंगे, तो उनके साथ जो चीजें एप्लीकेबल होती हैं, जो जो चीजें कंपलसरी हैं, उनके साथ केस को फाइल किया जाएगा। देखिए, एसेंशियल ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट, पहले इसे पढ़िएगा, ये पीपीटी में आज ही शेयर करूंगी, आप लोग और अच्छे से रीड करिएगा तो क्लियर होगा। एसेंशियल ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट, कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि पर्टिकुलर सूट्स में होनी चाहिए। अपोजिंग पार्टीज मीन्स 2 पार्टी, एक तो प्लांटिफ है, एक डिपेंडेंट है। सब्जेक्ट मैटर इन डिस्प्यूट, ओके। कॉज ऑफ एक्शन, हिंदी में अगर कोई लिखना चाहता है तो इसे प्लीज लिख लीजिए, पक्षकार, दोनों पक्षकार, ठीक। विषय वस्तु, विवाद की विषय वस्तु, किसी भी सूट को फाइल करने के लिए 4 चीजें बहुत जरूरी हैं। सबसे पहले होगी वादी प्रतिवादी, विषय वस्तु, विवाद की विषय वस्तु, कॉज ऑफ एक्शन, वाद का कारण, रिलीफ उपचार, रिलीफ का मतलब है उपचार। जब कोई केस ड्राफ्ट किया जाता है तो उसमें स्टार्टिंग में ज्यूरिसडिक्शन लिख दिया जाता है, वादी का एक तरफ नाम होता है, एक तरफ प्रतिवादी का होता है, फिर उसमें पूरा उनका नाम होगा, एड्रेस होगा, एडवोकेट का नाम होगा, एडवोकेट का सिग्नेचर होगा, उसका सनद नंबर होता है। जब पूरा ड्राफ्ट किया जाता है तो सबसे पहले कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन लिखा जाता है, फिर उसका स्टैम्प ड्यूटी मीन्स कोर्ट फीस अमाउंट लिखा जाता है, फिगर वो लिखा जाएगा। उसके बाद पूरा कंटेंट लिखा जाएगा, कंटेंट में सब्जेक्ट मैटर पूरा आ जाता है, उसी में आप कॉज ऑफ एक्शन मेंशन करते हैं। देखो एक किस्त आई है बाबा फोन जो है स्टेटमेंट जो कार्ड एक किस्त कहाँ थे हम लोग? हाँ, अपोजिशन पार्टीज लिख लिया सभी ने। अपोजिशन पार्टीज मतलब पक्षकार, विषय वस्तु, वाद का कारण और रिलीफ। रिलीफ का मतलब होता है उपचार। यहाँ हम कोर्ट से क्या चाहते हैं, लास्ट में अगर आपने आपकी जो प्रेयर होती है कोर्ट से, उसे अगर मेंशन नहीं किया गया है तो कोर्ट के लिए ये सबसे ज्यादा जरूरी होता है। जब भी हम कोई सूट फाइल करते हैं तो हमें यहाँ पर लास्ट में प्रेयर मेंशन करनी होती है, क्लियरली ये बताते हैं भाई किसका म्यूट नहीं है, म्यूट कर लीजिए प्लीज। उसमें क्लियरली हम ये मेंशन करते हैं कि हम कोर्ट से क्या रिलीफ चाहते हैं। तो ये इसेंशियल्स हैं जो कि बहुत जरूरी है किसी भी कोर्ट में केस फाइल करने के लिए। देखिए, कहीं भी वाद का मतलब, सूट का मतलब कहीं भी इस तरह से नहीं बताया गया है, कहीं मेंशन नहीं किया गया है कि पर्टिकुलर सूट होता क्या है। अकॉर्डिंग टू 20th सेंचुरी डिक्शनरी में एक जेनरिक टर्म है जो कि हमें किसी पर्टिकुलर सिविल प्रोसीडिंग में किसी पर्सन के अगेंस्ट हम कोर्ट से किस तरह का रिलीफ चाहते हैं, बीइंग प्लांटिव, वो एक तरह के एफर्ट्स जो हम लगाते हैं उस पर्टिकुलर रिलीफ को पाने के लिए, वो यहाँ पर बोल सकते हैं हम कि हाँ सूट का मतलब होता है। जस्ट आप इसे जैसे कि अगर क्वेश्चन किया जाए कि भाई व्हाट इज द सूट, क्या होता है, प्लांट क्या होता है, तो यहाँ आपको पता है कि भाई अगर मैं कोर्ट से किसी तरह का कोई रिलीफ चाहती हूँ तो मैं उसके बदले में एक प्रॉपर फॉर्म में, एक प्रॉपर प्रोसीडिंग के थ्रू जो अपना एप्लीकेशन पुटअप करती हूँ वो मेरे लिए प्लांट होगा, सूट होगा, है ना। अब प्रिपरेशन ऑफ द प्लांट सबसे ज्यादा जरूरी, जैसे अभी मैंने बताया, द नेम ऑफ द कोर्ट इन विच द सूट इज ब्रॉट। कोर्ट का नाम सबसे ऊपर हेडिंग में होता है और बड़े बोल्ड में सबसे ऊपर लिखा जाता है कि किस कोर्ट में आपका केस फाइल किया जाएगा। अब ये क्वेश्चन किसी के दिमाग में है कि कैसे पता चलेगा हमें कि किस कोर्ट में हमारा केस लगेगा। अब जैसे मैं प्लांटिव को मुझे नहीं पता कि आज मान लीजिए कि मेरी प्रॉपर्टी का कोई इशू है, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरा जो मेरा प्रॉपर्टी है, मान लीजिए
इंदौर से लगा हुआ, अब उससे का कोई डिस्प्यूट है और उससे रिलेटेड मुझे केस लगाना है, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि वो केस मैं कहाँ लगाऊंगी? आदित्य सनोरा। कोई और बता सकता है मुझे? देखिए, मैंने अभी कहा था कि प्रेजेंटेशन का एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट होता है कोर्ट जुडिशियल। आप जब भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाएंगे वहां पर देखा होगा सभी ने, वहां से पता चलता है। और एडवोकेट्स को भी जब वो पूछते हैं कि आपका डिस्प्यूट मैटर कहाँ का है, किस पर्टिकुलर जुरिस्डिक्शन को बिलोंग करता है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर डिसाइड हो जाता है कि फर्स्ट मतलब प्रथम व्यवहार न्यायाधीश या द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश या कहाँ पर इस तरह का केस फाइल किया जाएगा, जुरिस्डिक्शन क्या होगा, जो प्रेजेंटेशन से पता चलता है। द नेम, डिस्क्रिप्शंस मींस समरी उसका, प्लेस ऑफ रेसिडेंस ऑफ द प्लांटिफ, ये लिखना बहुत जरूरी है। सेम चीज, द नेम, डिस्क्रिप्शन एंड प्लेस ऑफ द रेसिडेंस ऑफ द डिपेंडेंट। डिपेंडेंट का लिखना इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि हम उसे जब समझ जाएंगे या नोटिस जाएंगे तो उसे कैसे जाएंगे, है ना? तो यहाँ वो बहुत जरूरी हो जाता है। फिर प्लांटिफ और डिपेंडेंट में अगर कोई पर्सन माइनर है, अनसाउंड माइंड है, तो उसके स्टेटमेंट या इफेक्ट, तो उसके बदले में जो भी उसका लीगल उसका रिप्रेजेंटेटिव होगा वो कॉज ऑफ एक्शन, किस कारण से ये वाद आया है, किस कारण से वाद लगाया जा रहा है, इसलिए बहुत जरूरी होता है ये मेंशन करना। कोर्ट का जुरिस्डिक्शन, दिस इज ऑल्सो मैंडेटरी, जुरिस्डिक्शन है या नहीं ये उसी पार्ट पर पता चलेगा। और द रिलीफ विच इज द रिलीफ विच द प्लांटिफ क्लेम, है ना? फिर अगर सेट ऑफ, अब ये सेट ऑफ और ये चीजें बात की हैं, statement of value of the subject matter of the suit for the purpose of jurisdiction and court fees so far as the case admits। सबसे ज्यादा जरूरी होता है लास्ट वाला जो आपका है EI वाला, आप लोग पढ़ेंगे। देखिए एक बार मैं इसे हिंदी में एक बार और समझा दूं। सबसे पहले कोर्ट का नाम, कौन सी न्यायालय में कोर्ट लगाया जाएगा, फिर वादी का नाम, वादी का पूरा डिस्क्रिप्शन, उसका एड्रेस, वादी कहाँ का है, सेम चीज प्रतिवादी का नाम, प्रतिवादी का एड्रेस, ठीक। फिर प्रतिवादी और वादी के बीच अगर कोई अवयस्क है या कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि अनसाउंड माइंड है, जो मानसिक रूप से सक्षम नहीं है, उसके बारे में, उससे रिलेटेड जो भी चीजें हैं वहां मेंशन की जाएंगी। फिर वाद का कारण क्या होगा, कोर्ट का क्षेत्राधिकार, और प्लांटिफ उस केस में, उस वाद में जो वादी है वो क्या उपचार चाहता है कोर्ट से वो, और सेट ऑफ, ये वाला छोड़ दीजिए आप, अभी और कंफ्यूज हो जाएंगे। और लास्ट में सबसे ज्यादा जरूरी कि आपका जो सब्जेक्ट मैटर है, जिस चीज के लिए केस फाइल किया जा रहा है, उसकी कोर्ट फीस क्या लगेगी, मतलब उसका वैल्यू क्या है। 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है जिसके लिए डिस्प्यूट से 50 लाख की है, 10 लाख की है, 5 लाख की है, उस पर फिर परसेंटेज के हिसाब से कोर्ट फीस लगाई जाती है। और वो कोर्ट फीस को कैसे लगाएंगे, हम स्टैम्प पेपर खरीदते हैं, उस केस के साथ उन स्टैम्प्स को लगाया जाता है, प्रॉपर नोटराइज जो अथॉरिटी होता है उससे लेकर उसे प्रॉपर फाइल किया जाता है, और उसके बाद इन सारी चीजों के बाद आपका केस पुट अप होता है। किसी को डाउट है यहाँ पर, इतने में कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, कोई ऐसा कुछ ऐसा कि आपको समझ नहीं आया हो? अगर मेरी आवाज जा रही तो कोई भी पूछ सकता है। सबसे जरूरी एफिडेविट, इसको अपनी लैंग्वेज में अगर किसी को लिखना है तो सीक्वेंस आप लिख सकते हैं, जिसमें कि आप एफिडेविट और 2 कॉपीज में हो, ये और मैंडेटरी है जो मेंशन कर लीजिए, जिसे कि 1999 के बाद कंपलसरी कर दिया गया है। इसके लिए केस भी लिख सकते हैं। देखिए यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? नो मैम। सभी को क्लियर है यहाँ तक? किसी को भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। गणेश विश्वकर्मा, गंगाराम, विजय, LLB के स्टूडेंट बोला करिए भाई, आप लोगों को तो ज्यादा जरूरी है, 1 साल बाद ही आप लोग अपीयर होंगे कोर्ट में, 1-1.5 साल ही बचा है आप लोगों के पास, तो अगर किसी को प्रॉब्लम है तो पूछा करिए। क्लियर है यहाँ तक कि कोर्ट पे केस किस तरह से फाइल होगा, सिविल सूट। अब सबसे मेन चीज है आपकी कि पक्षकार कौन होते हैं।
कितना सिंपल सा है सभी के लिए कि अरे मैडम क्या बोल रही हैं, हमें पता है एक वादी होता है एक प्रतिवादी होता है, ठीक। अब इसमें भी चीजें अलग हैं, अलग इन द सेंस, एक केस का नाम लिखिए इसमें, जसमीनी बीवी वर्सेस कमिश्नर ऑफ वक्फ, जसमीनी बीवी वर्सेस कमिश्नर ऑफ वक्फ 1983। कहीं भी पक्षकार पार्टीज को क्या कहीं, हमने सेक्शन 2 पढ़ा था, क्या कहीं डिफाइन किया गया है? नहीं। अब पक्षकार कौन होंगे भाई? जरूरी है ना ये जानना कि पक्षकार कौन हो सकते हैं, वादी और प्रतिवादी में कौन कौन लोग शामिल हो सकते हैं, सब्जेक्ट मैटर क्या है, कॉज ऑफ एक्शन क्या है, उसके अकॉर्डिंग ही पार्टीज बनाई जानी चाहिए, ठीक। तो ये जो केस है इसमें प्रॉपर डेफिनेशन दी गई है कि पक्षकार कौन होते हैं, पार्टीज कौन होती हैं। तो ये वो व्यक्ति होते हैं जो उस पर्टिकुलर सूट में या प्लांट में अपनी प्रोसीडिंग और एक्टिविटीज शो करते हैं और अपने रिलीफ की डिमांड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पक्षकार या प्लांटिफ पक्षकार वो होते हैं जो पर्टिकुलर केस में दोनों हो सकते, चाहे वो डिपेंडेंट हो चाहे वो प्लांटिफ हो, पर पक्षकार ये जो केस है इसमें डिफाइन किया गया था कि जो उस प्रोसीडिंग में भाग लेते हैं, है ना। तो यहाँ पर वही लोग ले सकते हैं। अगर किसी केस में मेरा कोई नाम नहीं है, क्या मैं जाकर वहां एविडेंस दे सकती हूँ? नहीं। क्या मैं वहां पर अपना एफिडेविट लगाऊंगी? किसी काम का ही नहीं है ना। तो यहाँ पर पक्षकार से मतलब ये है। अब इसमें पक्षकार के दो अलग अलग काइंड्स बताए गए हैं, उसे सब लोग नोट डाउन करिएगा। दो तरह के पक्षकार होते हैं मेनली। फर्स्ट है नेसेसरी पार्टीज, नेसेसरी पार्टीज आवश्यक पक्षकार। सेकंड प्रॉपर पार्टीज उचित पक्षकार। आई विल रिपीट, आवश्यक पक्षकार मतलब नेसेसरी पार्टीज, उचित पक्षकार प्रॉपर पार्टीज। देखिए नेसेसरी पार्टीज तो वो हैं जिनका होना उस केस में बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए अगर कोई कोई भी प्लांट फाइल किया गया है, मान लीजिए मेरी प्रॉपर्टी है, मेरी प्रॉपर्टी पे किसी और ने पोजीशन ले लिया है, तो यहाँ पर केस लगाने का राइट किसे है? मुझे है, ठीक। मैंने केस फाइल किया। अब जिस प्रॉपर्टी पर पोजीशन लिया गया है, जिन लोगों ने उस पर पोजीशन किया है, मैंने उन्हें तो पार्टी नहीं बनाया और मैंने उसके बाजू में जो प्लॉट पर जिसने पोजीशन लिया है मैंने उन्हें पार्टी बना दिया, है ना। अब जैसे मैंने एग्जांपल दिया ना कि उस व्यक्ति ने जिसने की जिस पर कि मुझे डायरेक्टली क्लेम करना चाहिए था, मैंने उस पर तो नहीं किया, मैंने यहाँ पार्टी किसी और को बना दिया है। किसमें? डिपेंडेंट में। तो अब मुझे जो डिग्री मिलेगा वो मेरे किसी काम का होगा क्या? नहीं। मतलब यहाँ पर आवश्यक पक्षकार से मतलब है नेसेसरी पार्टी से कि जब आप पहले इस चीज के लिए मेक श्योर हो जाइए कि आपने जो केस फाइल किया है उसमें जो वादी और प्रतिवादी हैं क्या वो सही है या आवश्यक है। अनावश्यक लोगों को ऐड भी नहीं किया जा सकता। यहाँ पर जब केस फाइल किया जाता है तो आपकी बहुत लंबी लिस्ट भी हो सकती है। जरूरी नहीं एक ही वादी हो, जरूरी नहीं एक ही प्रतिवादी हो, यहाँ 4 हो सकते हैं, यहाँ 4 हो सकते हैं, इवन कोई गिनती नहीं, कितने भी हो सकते हैं। इवन सभी के बिहाफ पर कोई एक भी हो सकता है और बाकियों को मेंशन किया जा सकता है, पर अननेसेसरी लोगों को ऐड नहीं किया जाएगा। आवश्यक पक्षकार वो होते हैं जिनके बगैर केस नहीं चल सकता, पर उचित पक्षकार वो होते हैं जो उस केस को सही और प्रॉपर जस्टिफाई करने में हेल्प करते हैं। जैसे कि किसी का एविडेंस बहुत जरूरी है, तो क्या होगा उस कंडीशन में? उसका होना उस केस के लिए जरूरी है, जिसके की एविडेंस होने, एविडेंस से मतलब है गवाही या उसके कुछ डॉक्यूमेंट्स या उसका कोई आइडेंटिफिकेशन जरूरी हो जाता है उस पर्टिकुलर केस में। और अगर अब हम उसे पार्टी नहीं बनाते हैं तो क्या होगा कि वो केस में जस्टिस प्रॉपर नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर प्रॉपर पार्टीज और नेसेसरी पार्टीज ये दो तरह का डिफाइन किया गया है। और इसमें भी कई बार ये होता है कि अगर हम जब ज्वाइंटर होते हैं, जैसे कि मान लीजिए कई सारे लोग हैं, या तो सिंपल सी दो चीजें हो सकती हैं, एक तो ये कि या तो एक ही प्लांटिव है और एक ही डिपेंडेंट है, तो किसी तरह का कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, सिंपल से वो लोग दोनों नेसेसरी की कैटेगरी में चले गए, ठीक।
ये प्रॉब्लम कहाँ अराइज होगा, जहां पर कि आपकी पार्टीज में जो भी पार्टीज हैं वो ज्यादा है, जैसे प्लेंटिफ भी एक से अधिक है, वादी एक से ज्यादा है, प्रतिवादी एक से ज्यादा है, वहां ये जरूरी हो जाता है कि क्या वो नेसेसरी है और क्या वो प्रॉपर है, और क्या ये हुआ है कि उनमें से कुछ जरूरी थे जिन्हें छोड़ दिया गया है, उसे बोला जाता है कुसंयोजन, नॉन ज्वाइंटर। समझ में आ रहा है? ज्यादा तो नहीं हो गया आज के लिए, अदरवाइज कल इसको और ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। अभी तक का जितना पढ़ा समझ में आया? यस मैम आया है ना? खास चीज पहले जो समझने वाली है, पहले ये बस आज के लिए इतना अच्छे से समझ लीजिए कि पहले तो हम केस अगर फाइल करते हैं तो किस तरह से होगा, प्रॉपर रिटर्न में राइटिंग में होगा, उस राइटिंग के साथ क्या होगा, केस की 2 कॉपीज लगाएंगे, नाम होगा, कोर्ट का नाम होता है, क्लाइंट में आप जो वादी और प्रतिवादी हैं उनका नाम, उनका एड्रेस। फिर एक चीज ये होती है कि वादी एक से अधिक हो सकते हैं, प्रतिवादी एक से अधिक हो सकते हैं। जब वो एक से अधिक हैं तो यहाँ पर ये ध्यान रखना जरूरी होता है कि आवश्यक जो लोग हैं वो छूट ना जाएं और अनावश्यक लोग ऐड ना हो जाएं, है ना? अब अगर ये होता है तो फिर वो अननेसेसरी का इशू क्रिएट होता है, तो बाद में जाकर उन्हें हटाया जाता है। और कई बार बीच में केस चलने के दौरान भी कई बार ये होता है, लाइट चली गई है, आवाज आ रही है सभी को?